ओके। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। पॉलिटेक्निक में जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, तो कंप्यूटर में इतना खास चेंज नहीं हुआ है। जो आपका पहला चैप्टर है वो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले सुना ही होगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो नोट्स है आपको मैं अभी ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, साथ ही वेबसाइट में भी आपके नोट्स हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है एक इंग्लिश का वर्ड है कंप्यूट, इससे बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। गणना करना मतलब कैलकुलेशन करना। और इसीलिए कंप्यूटर को संगणक या गणक भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम कंप्यूटर की का नाम अगर देखेंगे तो उसे संगणक कहा जाता है। तो संगणक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आविष्कार जो है बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। ठीक है, पुराने समय में जो कंप्यूटर था वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया आगे, चीज़ें बढ़ती गई, प्रोसेसर की कैपेसिटी बढ़ती गई, मल्टी प्रोसेसर का कंसेप्ट आने लगा, वैसे वैसे आपका क्या हुआ, कंप्यूटर का जो यूज़ था वो बढ़ता गया। ठीक है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना, ईमेल, लिसनिंग एंड व्यूइंग ऑडियो एंड वीडियो, प्लेइंग गेम्स, डेटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ ऐसे ऐसे काम बढ़ते गए। और अलग जल अलग अलग जगह जैसे बैंकों में, शैक्षणिक संस्था में, कार्यालय में, घर में इसका इस्तेमाल होता रहा। ठीक है, अब कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं, क्या खास है उसकी? तो कंप्यूटर की खास बात क्या है, या हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये केवल वही काम करता है जो उसको हम कहने के लिए करते हैं, यानी केवल उन्हीं कमांडों को फॉलो करता है जो पहले से या तो कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं या फिर हम उसको देते हैं।
ठीक है, कंप्यूटर अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करता, और अगर वो अपनी मर्ज़ी से काम करेगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। हमारे लिए क्या दिक्कत हो जाएगी कि वह एक टाइम के बाद हमारा कमांड मानना छोड़ देगा और फिर अपने कमांड चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर आपका होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो डेटा क्या है कि किसी भी तथ्य, विचारधारा या निर्देशों का प्रतिनिधित्व, यानी डेटा है डिफाइन एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डेटा जो शब्द है वो डेटम शब्द से निकला है, और डेटम शब्द का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। अब फैक्ट्स और फिगर में फ़र्क क्या है वो समझ लेते हैं। फैक्ट्स मतलब तथ्य, ऐसी चीज़ें जिनको कि प्रमाणित किया जा सकता है कि हाँ ये सही चीज़ है, और इसका इस्तेमाल जो कहा जा रहा है वो एक सही चीज़ है, तथ्य जिसे बोला जाता है। तो तथ्य क्या होता है कि कोई किसी के बारे में बोल रहा है कि ये लड़का बहुत गुस्सा करता है, या ये ऐसा है वैसा है, तो सिंपल सी बात है, जब तक उसका कोई प्रूव नहीं होगा कोई नहीं मानेगा। लेकिन हाँ, किसी ने बोला कि इसने यहाँ पे मेडल जीता है, इसकी फ़ोटो है, सर्टिफिकेट है, या इसने किसी फिल्म स्टार का ऑटोग्राफ ले रखा है, तो वो क्या होंगे, उसके फैक्ट बन जाएगा, क्योंकि उसके पास उसका ऑटोग्राफ होगा या फोटोग्राफ होगा। ठीक है, जैसे आप लोग भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर कंपटीशन में पार्ट किया था। तो अगर उसका आपके पास प्रूफ है, या कोई गवाही देता है, जैसे कोर्ट में होता है, कोर्ट में गवाही मानी जाती है, तो कोई उसकी गवाही देता है तो वो फैक्ट बन जाता है। और फिगर क्या बन जाता है, जो आपको ट्रॉफी मिली है, जो आपके मार्कशीट है, जो आपकी सारी चीज़ें हैं, वो क्या है, फिगर है। ऐसी चीज़ें जो दिखाई जा सकती है। ठीक है, तो डेटा क्या होता है, इन्हीं चीज़ का कलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है और उसको डेटा मान लिया जाए, वो डेटा नहीं माना जाएगा। उसे हम हिंदी में गप बोलते हैं, या इंग्लिश में गॉसिप बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा जो है उसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। उसके बाद आप डिजिट से रिप्रेजेंट करते हो, 0 to 9। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा आपका क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, सूचना। सूचना क्या होता है, सूचना क्या होता है कि किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करके जो हम प्रेजेंट करते हैं, यानी डेटा को प्रोसेस करके जो हम प्रस्तुत करते हैं, उसे सूचना कहा जाता है। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके बारे में अगर पूछेंगे कि डेटा क्या है, तो आपके बारे में डेटा क्या हो सकता है, आपका जब से पैदा हुए तब से लेकर आज तक क्या पहना, क्या खाया है, वो सारा आपका डेटा है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि अपना नाम बताओ, तो केवल आप अपना नाम ही बताओगे, ऐसा नहीं बताओगे कि मैंने नाश्ते में ये खाया, या दिन में ये पहना था, परसों ये पहना था, पहले जन्मदिन में ये पहना था। वो सब आपका डेटा है। आपसे जो पूछा जाता है केवल उसी का जवाब दिया जाता है, उसे सूचना कहा जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा फाइलें पड़ी है, लेकिन मैं जिस पर्टिकुलर फाइल में क्लिक करता हूँ केवल वही फाइल प्रोसेस होती है, वही फाइल खुलती है। तो उसे क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि उसमें ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि समय पर सूचना जो है, वो सूचना कब काम आएगी, जब वो समय पर मिलेगी। ठीक है, यानी टाइम पे सूचना मिल जाए। आपके एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद आपको डेट शीट दी जा रही है कि अरे ये एग्ज़ाम थे आपके, तो सूचना आपके कुछ काम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जानकारी सटीक होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमेशा सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, कुछ पूछा कुछ गया है, इन्फॉर्मेशन कुछ दी जा रही है, नाम पूछा जा रहा है, आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, तो वो कुछ काम की नहीं है। और सूचना पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर नाम पूछा है तो कंप्लीट नाम बताना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सूचना की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है,
अब आता है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा किस तरीके से प्रोसेस होता है, कोई भी डेटा हो, किसी भी चीज़ का हो, चाहे कंप्यूटर का हो या बाहर हो, तो उसकी एक साइकिल होती है, उसका एक चक्र होता है। चक्र क्या होता है कि किसी भी चीज़ में, जैसे कोई मशीन की भी बात करें, आप लोग लेथ मशीन यूज़ करेंगे अभी आगे जाके, तो उसमें भी क्या है, एक इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट होगा। सिंपल सी बात है। तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, इनपुट होता है। इस चरण में इनपुट डेटा प्रोसेसिंग के लिए कुछ सुविधाजनक रूप से तैयार किया जाता है। डेटा को सुविधाजनक रूप से प्रोसेसिंग मशीन पर निर्भर करेगा। तो इनपुट है, इनपुट क्या है, मैंने स्विच दबाया तो लाइट खुल गई, ठीक है। तो लाइट जो खुली वो आउटपुट हो गया, और इनपुट क्या हुआ, आपने स्विच दबाया। प्रोसेसिंग में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, फिलामेंट गर्म हुआ आपका, या एलईडी जो भी था वो आपका उसमें करंट आया और वो ग्लो करने लग गया। तो वैसे ही आपका इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट होगा, ठीक है। आपके अराउंड जितनी मशीनें हैं, खास करके हम मशीन की बात कर रहे हैं तो जितनी मशीनें हैं वो इसी साइकिल में वर्क करती है। कंप्यूटर में भी इसी तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। इनपुट किसी भी प्रकार से हो सकता है, आपका कीबोर्ड से हो सकता है, रिकॉर्ड किया गया मैसेज हो सकता है मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय डिस्क बोल रहे हैं जो, मैग्नेटिक टेप, इसी तरीके से किसी भी फॉर्म में इनपुट हो सकता है। प्रोसेसिंग क्या है, इसमें क्या है, डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, कीबोर्ड से जब भी हम डेटा को टाइप करते हैं तो ये सिग्नल की फॉर्म में जाता है। और सिग्नल की फॉर्म में किस फॉर्म में जाता है, कंप्यूटर को सिर्फ दो ही चीज़ समझ में आती है, एक आता है जीरो, एक आता है वन। तो जीरो और वन के फॉर्म में ये कंप्यूटर में जाता है। और प्रोसेसर क्या करता है, इसी को प्रोसेस करके आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइस को भेज देता है। और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, उसी सिग्नल को आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में आपका होगा आपका कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो इसमें आएगा आपका प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये सारी चीज़ें। स्पीकर आएगा, स्कैनर, प्रिंटर आएगा और मॉनिटर आएगा। प्राइमरी इनपुट डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो कीबोर्ड आता है, और प्राइमरी आउटपुट डिवाइस की जो बात करते हैं तो आपका आता है मॉनिटर। अब नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक आरेखा या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है, पिछले एग्ज़ाम में भी आया था। इस एग्ज़ाम में आने के चांसेस वैसे तो कम है क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में आ गया था, लेकिन फिर भी हो सकता है रिपीट हो जाए। तो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से रहता है। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, इनपुट है, मेन मेमोरी है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे इसे। और एक आउटपुट है, एक ऑक्सिलरी स्टोरेज है जिसे सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनपुट जो है आपका इनपुट डिवाइस की हेल्प से होगा। कंट्रोल आपका जो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट होता है वो सबसे मेन होता है, वही सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। एएलयू जो है इसका प्रोसेसिंग पार्ट होता है, और मेमोरी जो है उसकी मेन मेमोरी होती है जिसे हम रैम या रोम कहते हैं, ठीक है। आउटपुट में मैंने बता दिया, मॉनिटर होगा आपका, या तो प्रिंटर होगा, स्पीकर होगा, प्लॉटर होगा, इस तरीके की आउटपुट डिवाइस होगी। ऑक्सिलरी स्टोरेज में आपका यूएसबी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीज़ें आती है। सीपीयू, जो सीपीयू है, सबसे पहले सीपीयू आता है, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और कंप्यूटर का जो ब्रेन है इसके दो पार्ट हैं मेनली। जो हम सीपीयू की बात करते हैं उसमें तीन पार्ट होते हैं, और यहाँ पे हम जो प्रोसेसिंग पार्ट या कंट्रोल पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें दो पार्ट है, एक एएलयू है, एक सीयू है। तो एएलयू जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, और सीयू जो है कंट्रोल यूनिट है। अब इसके दोनों के काम क्या है ये देखो। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि आपके कंप्यूटर में इनपुट कैसे आएगा, कंप्यूटर में वो प्रोसेस कैसे होगा, कीबोर्ड कैसे वर्क करेगा,
रैम कब कब अवेलेबल होगा, कैसे अवेलेबल होगा, हार्ड डिस्क कैसे वर्क करेगा, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का है। जैसे कि आपका जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, हमारे हाथ के मूवमेंट को, कैसे मैं बोल रहा हूँ, कैसे आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट का काम भी यही होता है। ठीक है, ये एक हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर की मदद से काम करता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एएलयू क्या होता है, ये आपका प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसिंग पार्ट का काम करता है। इसका काम है प्रोसेसिंग करना। तो प्रोसेस क्या करेगा, जो भी डेटा इनपुट आएगा, जैसे हमने बोला था पहले डेफिनेशन में कि कंप्यूटर क्या है आपका, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, कैलकुलेशन करता है। तो कैलकुलेशन किस फॉर्म में करेगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक के फॉर्म में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और लॉजिक कब यूज़ होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को हमें जोड़ना होता है या कंपेयर करना होता है, तो हम लॉजिकल यूनिट का यूज़ करते हैं। यानी ये इससे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके लॉजिकल यूनिट होते हैं। ठीक है, बेसिकली लॉजिक कौन कौन से होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, एक तो एंड होता है, यानी उसमें दोनों चीज़ सही होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक और होता है जिसमें दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक नॉट होता है जिसमें केवल एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो उससे आपका काम बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एएलयू। एएलयू जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या होते हैं, आपके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन आप मतलब जोड़ना, घटाना, घटाओ, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये सारे काम होते हैं। ठीक है, और तुलना और तर्क के लिए किसका यूज़ किया जाता है, लॉजिक का किया जाता है। तुलना के लिए, तर्क के लिए, कंपैरिजन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं आप, लॉजिकल यूनिट का काम करते हैं। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे, जितने भी कार्य हो रहे होंगे, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करती है, या सीपीयू से जुड़े सभी उपकरण जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी नियंत्रण करता है। देखिए हमारे पास कंप्यूटर में अगर हम देखेंगे, जैसे मैं इसी कंप्यूटर का अगर टास्क मैनेजर खोलता हूँ, तो हमारे पास कितने प्रोसेस चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही लिस्ट, इतने प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सीपीयू, कीबोर्ड, माउस आपका एक ही है। मेरे पास एक ही कीबोर्ड है, एक ही मॉनिटर है, एक ही प्रिंटर है, माइक भी एक है, सारी चीज़ें एक है। तो अब किसको कौन सा चीज़ कब मिलेगी, ये सारा डिसाइड कौन करेगा, आपका कंट्रोल यूनिट करेगा। और कौन सा प्रोसेस है जो सीपीयू में जाएगा, कौन सा प्रोसेस सीपीयू के बाहर रहेगा, कौन सा प्रोसेस रैम में जाएगा, कौन सा हार्ड डिस्क में जाएगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, आपका ये सब कौन डिसाइड करेगा, आपका सीयू डिसाइड करेगा, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा, आपका कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर खुद से तो काम करता नहीं है, तो इसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जो ये बताता है कंट्रोल यूनिट को कि ये सारे काम कैसे करने हैं। ठीक है, वो सिर्फ बताता है कि ये सारे काम कैसे करने हैं, वो करता नहीं है। करता कौन है, आपका सीयू करता है। ठीक है, तो क्या करता है, मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, निर्देश को डिकोड करता है, या जानने के लिए निर्देश की व्याख्या करता है, का कार्य क्या किया जाना है, निर्देश को निष्पादित कर, ये सारे काम जो है, सिग्नल लेना, डिकोडिंग करना, एनकोडिंग करना, ये सारा काम आपका कौन करेगा, सीयू करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट यूनिट। नाम से पता चल रहा है आपका इनपुट लेना। इनपुट किस फॉर्म में हो सकता है, कीबोर्ड के फॉर्म में हो सकता है, आप टाइप कर रहे हो, माउस से क्लिक कर रहे हो। अगर आपका टच स्क्रीन वाला कंप्यूटर है तो आप टच के माध्यम से इनपुट दे रहे हो। उसके बाद माइक से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आपने कुछ स्कैन किया है, वेबकैम लगाया है, आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस हो गई, आपने फिंगर लगाया है। ठीक है, आइरिस स्कैनर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके इनपुट डिवाइस है, यानी वो डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ सूचना
देते हैं, इंफॉर्मेशन या डेटा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देखता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि कंप्यूटर को हम डेटा या इंफॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर हमें हमेशा इंफॉर्मेशन देता है, डेटा नहीं देता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर क्या देगा, हमें इंफॉर्मेशन देगा, प्रोसेस फॉर्म का डेटा देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर की बात जो भी है, मेमोरी में जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा किस में, आउटपुट माध्यम में। फिर आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, जब हम मेमोरी यूनिट की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी रैम एंड रोम की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आपकी रैम और रोम की बात हो रही है। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वो पार्ट है जहाँ पे जो भी डेटा है, इंटरमीडिएट डेटा स्टोर होता है, और वो तब तक रहता है जब तक कि वो प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी, ये डेटा मेमोरी से हट जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है। आपकी जो रैम है वो 4 GB की है, जैसे 8 GB, 12 GB है, और डेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, टीबी में पड़ा हुआ है। तो कंप्यूटर में केवल डेटा, मेमोरी में डेटा तभी तक रहता है जब तक उसकी ज़रूरत होती है, और जैसे डेटा की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है वो मेमोरी से हट जाता है। फिर आता है ऑक्सिलरी यूनिट, जिसे हम डिस्क कहते हैं। जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीज़ें आपकी ऑक्सिलरी स्टोरेज हैं, और इसमें डेटा क्या होता है, आपका परमानेंट स्टोर होता है। जो आपका रैम है, रैम में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, हाँ रोम में होता है। रोम में क्यों होता है, क्योंकि रोम में आपका एक तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसे बूटस्ट्रैप कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि जैसे आप पावर बटन दबाते हो तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लोड कर देता है, इसे बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं। और एक और प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पोस्ट। पोस्ट का काम क्या होता है, ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जैसे आप पावर ऑन करते हो तो ये कंप्यूटर की हर यूनिट में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक पावर भेज के देखता है कि सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर सारे काम कर रहे हैं तभी ये कंप्यूटर को ऑन करेगा, नहीं कर रहे हैं तो बीप का साउंड देगा, और बीप के साउंड से आपको पता चल जाएगा किस डिवाइस में पर्टिकुलर एरर है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो दो छोटे छोटे प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर रहते हैं। एक बूटस्ट्रैप रहता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करेगा हार्ड डिस्क में कहाँ पे है, और उसे रैम में अपलोड कर देगा। एक बार रैम में अपलोड हो गया तो वो सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए चले जाएगा, और जैसे प्रोसेस होने के लिए चले जाएगा आपको विंडो का लोगो दिखना शुरू हो जाएगा, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी लोगो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। और दूसरा होता है पोस्ट, जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। इसका काम क्या होता है कि जब भी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर सारे जितने भी डिवाइसेस उसके साथ जुड़े हैं, जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इन सबको चेक करता है कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो फिर आपको बता देगा, बीप के माध्यम से बता देगा, अलग अलग टाइप के बीप बजेंगे और आपको बता देगा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जिसको बीप की नॉलेज होगी वो समझ जाएगा, नहीं होगी तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि सारे डिवाइस को प्लग अनप्लग करके एक बार चेक कर सकते हैं कि ये वर्किंग में है या नहीं है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज वही है, आपके रैम एंड रोम की बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, आपके हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारे क्या है आपके सेकेंडरी स्टोरेज है। अब आता है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को कैसे वर्गीकृत करते हैं। कंप्यूटर को जब भी हम वर्गीकृत करते हैं तो 3 तरीके के कंप्यूटर में वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अभी हम जो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वो कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जो आपको बीच में दिख रहा है। तो कंप्यूटर का वर्गीकृत जब करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर जो हम आज यूज़ करते हैं। हमारे पास जो है आपका जो स्मार्टफोन है वो भी डिजिटल कंप्यूटर है। और हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर भी क्या है, हम लोग डेली लाइफ में तो यूज़ नहीं करते, लेकिन हमारे आसपास हमें दिख जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ये मापन के लिए यानी कि कैलकुलेशन के लिए, मेज़रमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और
कहीं भी आपको मेजर करना है किसी भी चीज़ को, फास्ट रिजल्ट चाहिए एकदम से, तो उसके लिए एनालॉग कंप्यूटर काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बॉडी का टेम्परेचर नापना है, टायर का प्रेशर नापना है, ब्लड प्रेशर नापना है, तो उसके लिए एनालॉग कंप्यूटर काम आते हैं। एग्जांपल है आपका वज़न नापने वाली मशीन, आपके घर में जो घड़ी लगी है कांटे वाली, सुई वाली जिन्हें बोलते हैं, वो थर्मामीटर जिसमें मरकरी होती है, बैरोमीटर हो गया आपका जिससे टायर का प्रेशर नापते हैं, एनालॉग वाले कांटे वाले की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एनालॉग कंप्यूटर में आती है, ये फटाक से रिजल्ट दे देती है। इसके साथ एक दिक्कत यही होती है कि ये एक तो क्या है, डिपेंड करती है स्प्रिंग पे, तो इनके रिजल्ट जो है थोड़े से वेरी कर जाते हैं। वेरी कैसे कर जाते हैं, जैसे वज़न नापने वाली मशीन ही है, तो अगर आप 4 वज़न नापने वाली मशीन में खड़े होंगे तो हो सकता है 4 में से 2 में आपके वज़न अलग अलग आए। ठीक है, वैसे बुखार भी नापते हैं अगर आप थर्मामीटर से, मरकरी वाले से, तो उसमें क्या होता है कि एक बार में ही आप ये जांच नहीं सकते कि एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है। या आपकी घड़ी भी है, दीवार की घड़ी है, तो जैसे जैसे बैटरी डाउन होती रहेगी आपका टाइम जो है वो लेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक्यूरेसी की थोड़ी सी कमी रहती है। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये क्या होते हैं, फास्टर होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेसी मेन होता है डिजिटल कंप्यूटर में। जैसे घड़ी की अगर हम बात करें, डिजिटल क्लॉक की बात करें, तो डिजिटल क्लॉक की बैटरी अगर डाउन है, तो बैटरी डाउन है तो डिस्प्ले धुंधला होगा, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा सही आता रहेगा, यानी टाइम जो है आपको सही दिखाएगा, डिस्प्ले जो है धुंधला होना शुरू हो जाएगा। वैसे आपका डिजिटल थर्मामीटर है, डिजिटल बीपी मशीन है, वो सारी चीज़ें, तो इनके रिज़ल्ट क्या है, एक्यूरेट रहते हैं। हाँ, दिखने में डिस्प्ले धुंधला हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट कभी ये गलत नहीं देगा। ठीक है, फिर आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, आजकल आप सुन भी रहे होंगे हाइब्रिड कार आ रही है। तो हाइब्रिड क्या होता है, जब भी हम दो चीज़ों को मिला के तीसरी चीज़ बनाते हैं, और तीसरी चीज़ क्या होती है, उन दोनों चीज़ों से अब ओवर एंड अबव होती है, यानी उनसे दोनों से अच्छी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम दोनों चीज़ें मिलाते हैं, यानी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाते हैं, तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अब इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, जैसे कि आपने सिंपल सा एग्जांपल है, पेट्रोल पंप में जो मीटर लगा होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। क्योंकि पेट्रोल में क्या करना है, हमने एक तो मेज़र करना है, दूसरा मॉनिटर करना है। मेज़र क्या करना है कि कितना पेट्रोल आपका गाड़ी में गया, तो वो क्या करना है, मुझे मापना है, मेज़र करना है, और उस कितना गया वो करंट रेट से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना भी कि इतने रुपए का चले गया। तो वहाँ पे आपको फिर डिजिटल कंप्यूटर चाहिए, तो दोनों का जो मिलाव मिक्सचर होता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा आपका बाईपैप मशीन होती है जिसे वेंटिलेटर भी कहा जाता है, तो वो जो हॉस्पिटल में लगा होता है, जिसमें एक ही मशीन में आपको ब्लड प्रेशर भी दिखाएगा, आपका ऑक्सीजन रेट भी दिखाएगा, उस पर आपका हार्ट बीट भी दिखाएगा। तो वो क्या करता है, हमारे शरीर से जितने भी सिग्नल निकलते हैं वो सारे एनालॉग होते हैं। मेरी जो आवाज़ आप तक आ रही है ये भी एनालॉग है। ठीक है, इसके अलावा हमारे हार्ट बीट हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें एनालॉग फॉर्म में होते हैं, और इसको हमें क्या करना है, डिजिटल फॉर्म में मेज़र करना है और मॉनिटर करना है। मेज़र करना है तो आपका एनालॉग कंप्यूटर मेजरिंग के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन जब मॉनिटर करने की बात आती है, मॉनिटर मतलब कि अगर हार्ट बीट इस पर्टिकुलर उससे ज़्यादा हो जाए तो बीप करने लग जाए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो बीप करने लग जाए, तो इस तरीके से जब भी मॉनिटरिंग करनी होती है तो उसके लिए फिर हमें डिजिटल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और उसका जो मिक्सर होता है डिजिटल और एनालॉग का, वो क्या होता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अब आते हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर में सबसे पहला जो कंप्यूटर आता है वो आता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहला नहीं आता है, सबसे आखिरी में आता है, तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे छोटे जो होते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर कितने छोटे होते हैं, जो आपके हाथ में मोबाइल है वो माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप गूगल मेटा ग्लासेस आ गए हैं, या एप्पल का वीआर ग्लासेस आ गए, जिसमें आपके ग्लास में ही, चश्मे में ही सारा कंप्यूटर एम्बेडेड है। तो माइक्रो कंप्यूटर काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये
सबसे छोटे होते हैं, लेकिन इतने छोटे नहीं होते कि एकदम बेकार हो। इसमें प्रोसेसर जो है आपका अच्छा खासा प्रोसेसर है। आपका जो मोबाइल है उसमें स्नैपड्रैगन 8 इलाइट चल रहा है, 5th जनरेशन। उसके बाद लैपटॉप में भी स्नैपड्रैगन आ गए हैं, कोर i5 i9 आप लोगों ने सुना ही है। आप इंटेल की अल्ट्रा सीरीज़ आ गई है, जो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर आ गए, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर आ गए हैं। तो ये घरेलू यूज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए, डेली यूजेस के लिए काफ़ी है, और ये काफ़ी आराम से ये सारे काम कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जांपल आपके वही है, आपके मोबाइल स्मार्टफ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, उसके बाद मैकबुक हो गया आपका। ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर में। अब मिनी कंप्यूटर में क्या होता है कि मिनी कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि जब एक कंप्यूटर में एक आदमी काम कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही कंप्यूटर में 4 या 5 लोग काम करने लग जाएं, या काफ़ी ज़्यादा लोग काम करने लग जाए, तब सारी थोड़ी दिक्कत आती है। अब एक ही कंप्यूटर में 4 लोग काम क्यों करेंगे? तो क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, आप बैंक में जाते हैं। बैंक में आपने एक काउंटर में पैसे जमा करिए किया, और बोला पासबुक में एंट्री कर दो। उन्होंने बोला आप काउंटर नंबर 3 में जाओ, वहाँ पे एंट्री होगी। आप काउंटर नंबर 3 में गए, आपने पासबुक दिया, उसने फटाक से पासबुक में एंट्री कर दी, तो उसको कैसे पता चला कि आपने कितने पैसे जमा किए? ठीक है। तो होता क्या है कि सारे कंप्यूटर जितने भी बैंक के हैं वो एक छोटे कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं, जिसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, जिसे सर्वर कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। और जब भी आप किसी भी कंप्यूटर से काम करोगे, सारा डेटा उस सर्वर में रहेगा, और उस सर्वर से ही अपडेट होगा। ठीक है। बाकी जो काम कर रहे हैं वो एक कंप्यूटर है, लेकिन मेन जो डेटाबेस है, सारा डेटा एक ही कंप्यूटर में रखा हुआ है, और वहाँ से वो अपडेट हो रहा है। तो जब 50 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर या 1000 कंप्यूटर की रिक्वेस्ट आपको एक कंप्यूटर से फुलफ़िल करानी होती है, एक सर्वर से फुलफ़िल करानी होती है, तो उसके लिए हम मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये देखने में आपके नॉर्मल कंप्यूटर जैसे हम यूज़ कर रहे वैसे होते हैं, ऐसा नहीं, काफ़ी बड़े चौड़े होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जियोन प्रोसेसर लगा होता है इंटेल का, और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर। अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 1000 की, तो तब तो काम चल जा रहा है मिनी कंप्यूटर से। लेकिन जब हम बात करेंगे बड़ी कंपनी की, जैसे याहू हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, तो यहाँ पे संख्या जो है ये 1000 से लाखों में चली जाती है, और लाखों से करोड़ों में चली जाती है। तो इसके लिए फिर अगर हम 1000 के हिसाब से मिनी कंप्यूटर लगाने लग जाएं, तो जगह ही नहीं बचेगी, इतने कंप्यूटर हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये पैरेलल प्रोसेसिंग में काम करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग होता क्या है, सिंपल से एग्जांपल से समझो। देखो, पैरेलल प्रोसेसिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि अगर घर में कोई फंक्शन है, शादी है, या छोटा मोटा कोई फंक्शन है, छोटा फंक्शन है, 10 लोग की गैदरिंग है, तो क्या करेंगे, 2 4 बुआ आ जाएंगी, मौसी चाची लोग आ जाएंगे, और वो आपका हाथ बटा देंगे, 10 लोगों के लिए खाना बन जाएगा। लेकिन 50 हो जाए तो फिर आप क्या करते हो, कैटरिंग वाले को बुला लेते हो। और कैटरिंग वाला अकेला तो आता नहीं है, वो भी अपने साथ 4 लोग लेके आता है। ठीक है। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, कैटरिंग के लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है। 100 लोग हैं तो 8 हो जाएंगे, 200 है तो और बढ़ जाएंगे। ठीक है। कहीं 30 लग जाएंगे, कहीं 40 लग जाएंगे। तो जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ज़्यादा काम क्या होगा, फास्ट होगा, उतना ज़्यादा काम क्या होगा, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में यही होता है कि आपका जो काम है वो जितने प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर होते हैं, उतने नंबर ऑफ टुकड़ों में बढ़ जाता है। यानी कि जो काम एक आदमी कर रहा था, उसी काम को आप 4 आदमी कर रहे हैं, 4 अलग टुकड़ों में। एक आदमी उस काम को करने में 10 मिनट लगा रहा था, तो 10 लोग उस काम को 1 मिनट के अंदर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे, 1 1 मिनट के चंक बन जाएंगे, और 1 1 मिनट के चंक बन के सबके पास जाएंगे, तो वो 1 1 मिनट में उसको निपटा देंगे। तो इसी तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती आप कितने प्रोसेसर लगाओ, कोई लिमिट नहीं होती कितने हार्ड डिस्क लगाओ। हॉट स्वैपिंग अलाउड होती है। हॉट स्वैपिंग मतलब कंप्यूटर बिना बंद करे चीज़ों को बदल देना। आप प्रोसेसर चेंज कर सकते हो, उसका मदरबोर्ड चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। हाँ जी। जी सर। अच्छा, तुम लाइव चल रही क्या क्लास? हाँ, लाइव दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कितनी देर तक चलेगी नहीं क्लास? बस ख़त्म कर रहा हूँ सर, ये लास्ट टॉपिक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी सर।
तो इसमें ऐसे कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितनी देर कितने वो लगा सकते हो, कितने लिमिट लगा सकते हो, कितने प्रोसेसर लगा सकते हो, कितने हार्ड डिस्क लगा सकते हो। हार्ड डिस्क बढ़ जा रही है उसको आप रिप्लेस कर दो चलते में, या फिर आपको कोई पार्ट ख़राब हो गया है तो उस पूरे कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करना, आप चलते में ही कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आपका व्हाट्सएप डाउन हो जाता है, इंस्टाग्राम डाउन हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड का एक साथ डाउन हो जाता है। एशिया पैसिफिक का डाउन होगा, यूरोप का डाउन होगा, या किसी पर्टिकुलर कंट्री का डाउन होगा, तो इस तरीके से वो डाउन किया जाता है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सर्वर को डाउन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम से पता चल रहा है सुपर है, इसकी प्रोसेस स्पीड जो है वो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में जाते हैं, तो बिलियन ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन, जितने हम दे भी नहीं सकते पूरी ज़िंदगी में, उतना वो स्टोर कर देता है। ठीक है। और सुपर कंप्यूटर में आजकल जो लेटेस्ट टर्म चल रहा है वो चल रहा है क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है। तो आप लोग सर्च करना क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, गूगल ने बनाया है क्वांटम चिप, तो उसके बारे में सर्च करना वो, तो आपका सुपर कंप्यूटर से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर का मेन पर्पस यही होता है कि डेटा को जितने फास्ट हो सके उतने फास्ट प्रोसेस करना। अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करें हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के आर्मी से रिलेटेड कुछ, डिफेंस से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट हो, तो सारा सुपर कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्या क्या कर रहा है, मौसम की जानकारी दे रहा है, भूकंप की जानकारी, दूरभाष हो गया। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर मिलेंगे आपको, परम मिलेगा, परम युवा मिलेगा, परम 2000 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद प्रत्युष है, उसके बाद जापान का है कंप्यूटर आपका। इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर की जनरेशन लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे आज के टॉपिक को। चलो ज़्यादा नहीं बचा, ये फटाफट ख़त्म करते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन की बात करते हैं, पीढ़ियों की बात करते हैं। कंप्यूटर जैसा आज के दिन हमें दिखता है ये वैसा हमेशा से नहीं था। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था फर्स्ट जनरेशन की हम बात करेंगे, तो ये 1946 से 1956 के बीच में रहा। और इस टाइम जो कंप्यूटर होते थे आपके काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे। ठीक है। ENIAC की बात करेंगे अगर हम देखें ENIAC को, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ कंप्यूटर होता था। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर थे काफ़ी बड़े होते थे। ठीक है। एक पूरे कमरे में एक कंप्यूटर दिख रहा है आपको, इतना बड़ा कंप्यूटर ये होता था। और इस तरीके से इसमें बल्ब्स लगे होते थे जिसे हम कैथोड रे ट्यूब भी बोलते थे। ठीक है। और क्योंकि ये आपके क्या होते थे इस आकार में, एक तो ये आकार में बहुत होते थे तो क्योंकि, और इसमें क्या होते थे, गर्मी होती थी, बहुत बड़े बड़े बल्ब्स लगे होते थे, वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। हाँ जी, उधर है, मैं लेके थोड़ी बैठा हूँ यार। ठीक है। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, वैक्यूम ट्यूब आपके डायोड वैक्यूम ट्यूब्स अगर आप देखोगे तो इस तरीके से बल्ब्स होते थे और यही बल्ब जलते थे। और इस तरीके से आपके अलग अलग टाइप के होते थे और ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। तो इसमें प्रॉब्लम यही थी कि एक तो ये अपने टाइम के सबसे एडवांस थे, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यही थी कि ये फ्रिक्वेंटली बर्न आउट होते थे, काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल जाते थे। और एक प्रॉब्लम इसके साथ ये थी कि एक तो नॉन पोर्टेबल था, कहीं आप ले जा नहीं सकते थे। स्पीड तो अपने ज़माने में उस टाइम तो ये था कि सबसे फास्ट यही माने जाते थे। दूसरा, हीटिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, गर्मी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसके कारण क्या होता था कि आपके जो रिज़ल्ट है वो गलत आते थे और फ्रीक्वेंट बर्नआउट होता था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बल्ब जो है, पार्ट्स जो है वो जल जाते थे और उसका मेंटेनेंस काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता था। फिर सेकंड जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर ने आने के बाद क्या हुआ, आपका जो रेवोल्यूशन था एकदम से सुधार आया और आपके जो कंप्यूटर के साइज़ थे वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए। दूसरा क्या हुआ कि
साइज़ छोटे होने के साथ साथ जो गर्मी की प्रॉब्लम थी वो भी काफ़ी हद तक शॉर्ट हो गई, काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए। ट्रांजिस्टर अगर हम देखेंगे कैसे होते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर आपका इस तरीके से एक छोटा सा डिवाइस होता है। आप देखते हैं वैक्यूम ट्यूब की जगह ये अगर छोटा सा डिवाइस आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। ट्रांजिस्टर इस तरीके से डिवाइस होता है, 3 टाक होती है इसकी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर आने के बाद क्या हुआ, साइज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया और कंप्यूटर जो है आपके काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए, ठीक है। हीट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। जो पूरे कमरे में एक कंप्यूटर आया था वो कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर के एक साइड में आ गया, एक कोने में आ गया। इसके बाद आपका थर्ड जनरेशन आया और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया। आईसी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर मैं बात करूँ या आईसी की बात करूँ तो इस तरीके से आईसी चिप होती है और आज के दिन में सारी चीज़ें आईसी पे ही डिपेंड है, आईसी पे ही चल रही है। तो थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया और इंटीग्रेटेड सर्किट आने के बाद कंप्यूटर जो है एक तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए, दूसरा इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। आईसी के अंदर ही ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर तीनों ही सम्मिलित कर लिए गए और इसमें आपका जो साइज़ था काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। आईसी में भी अलग अलग आया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर फोर्थ जनरेशन आया, उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, जिसमें कि एक ही चिप के अंदर, एक ही आईसी चिप के अंदर 30 मिलियन पार्ट्स को इंटीग्रेट करने की क्षमता आ गई, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आने के बाद क्या हुआ, एक ही चिप पर आ पाना, एक सीपीयू जो आपका कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था वो एक ही चिप के अंदर आया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। और इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो 8080 बेस पे था वो आपका पहला माइक्रो कंप्यूटर ऑल्टेयर बनाया गया, जिसमें मेमोरी 1 किलोवाट थी, 1 किलोवाट की मेमोरी उसकी थी। तो इस तरीके से आपके अलग अलग फिर प्रोसेसर आने शुरू हो गए और जो आज के दिन में आप देख पा रहे हो ये सारा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात जब हम करते हैं तो टर्म आता है एआई, और एआई आज के दिन में आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है। एआई आप देख रहे हैं, एआई कैमरा, एआई ये और एआई का कमाल आप देख ही रहे हैं। कोई भी वीडियो बना लीजिए, कोई भी ऑडियो बना लीजिए, किसी की आवाज़ में बात कर लीजिए, ये सारी चीज़ एआई पे बेस है। लेकिन जो एआई का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं आया है। एआई का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एआई है उसके पास सोचने की क्षमता हो। अभी तक जो हम एआई यूज़ कर रहे हैं वो सोचते नहीं हैं और आगे भी शायद उसको वो क्षमता नहीं दी जाएगी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या गलत है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एआई को दे दी है, डिसीजन मेकिंग वो कर सकता है, लेकिन वो भी क्या है, लिमिटेड फॉर्म में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो डिसीजन ले सकता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चीज़ें डिसाइड कर सकता है। जैसे कोई एआई है जो वीडियो बनाता है तो वो वीडियो बनाएगा, उस ऐसा नहीं खाना पका के देगा आपको या गाना गा के देगा, ठीक है। तो जो एआई का कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जैसे हम हैं, हम आज़ाद है, स्वच्छंद है, अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। आपको कहा गया पढ़ने के लिए, आप पढ़ नहीं रहे हो तो उस चीज़ के लिए आप आज़ाद हो, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। वैसे एआई जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, वो खुद से डिसीजन लेंगे, खुद से चीज़ें सोचेंगे और खुद से ही काम करेंगे। आपको प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें एआई से कुछ काम कराएं तो मुझे प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है कि ये काम करके दो, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो अभी आए नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट नहीं है। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर क्या है, 1970 से लेकर आज तक, यानी आज तक जो कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन के आ रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन के फुल्ली एआई बेस्ड कंप्यूटर आज तक नहीं बने हैं और आगे भविष्य में भी बनाने के चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि एआई का के साथ दिक्कत ये है कि आप जैसे मूवीज़ भी अगर देखोगे, काफ़ी ज़्यादा मूवी आपको मिल जाएगी जिसमें एआई का दिखाया गया है कि अगर एआई को सब कुछ कमांड दे दिया गया तो वो क्या करेगा, फिर हमें ही नुकसान पहुंचाएगा या ख़त्म करने की सोच सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एआई के साथ यही समस्या है, तो इसीलिए फुल फ्लैज एआई इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को आप क्यों इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि वो आपसे अच्छा होगा
तो क्या है, गति है, स्पीड है, कंप्यूटर काफ़ी फास्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना डेटा हम एक हफ्ते में प्रोसेस करेंगे उतना वो 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस कर देगा। एक्यूरेसी, हाई स्पीड में काम करने के बाद भी कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर आपके रिजल्ट में कोई दोष आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो इनपुट गलत है या फिर जो प्रोग्राम लॉजिक आपने बनाया है उसमें कोई दोष है। ठीक है, इसके बाद आता है लगन, डेलीजियंस। डेलीजियंस को ना थकने वाला भी बोलते हैं। कंप्यूटर आपके जो बने हैं वो क्या है, कभी थकते नहीं है। आपका जो मोबाइल है, आपने अपना मोबाइल शट डाउन किए हुए ज़माना हो गया होगा, किसी का 2 महीने से बंद नहीं हुआ होगा, किसी का 3 महीने से बंद नहीं हुआ होगा। एटीएम है आपके 24 घंटे चलते हैं। फेसबुक का सर्वर हो गया आपका 24 घंटे चलता है। व्हाट्सएप्स, ये सारे कंप्यूटर जो हैं ये बने इसलिए होते हैं कि आप इनको आराम से 24 घंटे चला सकते हो बिना थके, बिना बोर हुए। एक ही टाइप का काम करता है। हमें तो लगता है कि कंप्यूटर गाने बजा रहा है, गेम खिला रहा है, ये कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कैलकुलेशन ही कर रहा है अंदर। तो अगर आपको कहा जाए कि 6 घंटे लगातार कैलकुलेशन करते रहो तो आप बोलोगे भाई बोर हो गया, थक गया। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रिलायबिलिटी, भरोसा कर सकते हो आप कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर पे ही सारा डेटा चल रहा है आपका, फेसबुक, ये वो, रिजल्ट जो कुछ बनता है सारा कंप्यूटर बनता है। तो आपको बस एक फार्मूला बना देना है और उसके बाद उस पर भरोसा करके आप चला सकते हो। एटीएम में जो है, एटीएम चलाने का एक सॉफ्टवेयर बना दिया और पूरा बैंक पूरा सारे उसी पे निर्भर है, करोड़ों रुपया उसमें डालते हैं। ठीक है, अगर भरोसा नहीं होता तो 1 रुपया भी नहीं डालते। ऑटोमेशन, कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। एक बार आपने प्रोग्राम उसमें चला देना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। एटीएम का जो प्रोग्राम है ऑटोमेटिक चलते रहता है। वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी। कि जैसे कोई बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, डिबेट में भी अच्छे होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, वैसे कंप्यूटर जो है वो अलग अलग तरीके के काम कर सकता है। आपको गाना भी सुनाएगा, गेम भी खिलाएगा, उसके बाद आप उसमें प्रोग्राम चला लीजिए, होटल बुकिंग कर लीजिए, एयर टिकट बुक कर लीजिए, सब काम वो करके देगा। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। आप उसमें आराम से डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आराम से आप स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जितना कंप्यूटर में या एक पेन ड्राइव में आपका डेटा आएगा, अगर उसका प्रिंट आउट निकाल के एक कमरे में रखेंगे तो एक कमरा भर जाएगा, तब भी वो डेटा ख़त्म नहीं होगा। तो कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कंप्यूटर कहाँ का इस्तेमाल होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फेसबुक, गूगल, याहू, व्हाट्सएप, ये सारा फ्री में आपको सर्विस दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो आपका डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और उसी डेटा के वो बेच के पैसा कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है। एजुकेशन, पढ़ाई के लिए आपकी लाइव क्लास चल रही है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, आपके जितनी मार्कशीट बन रही है, आपके जितने क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, सारा किससे हो रहा है, आपका कंप्यूटर से हो रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट का इस्तेमाल, ये सारा एजुकेशन का पार्ट है। बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग आपने सुना है, नेट बैंकिंग, यूपीआई का पेमेंट कर रहे हो आप तुरंत क्यूआर कोड से स्कैन करके, तो वो सारा कंप्यूटर की देन है। कम्युनिकेशन, 4G 5G, अब 6G आने वाला है, तो ये सारा भी आपका कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। मनोरंजन में मल्टीमीडिया, गेमिंग, ये सारी चीज़ें वो भी कंप्यूटर से हो रहा है। गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में क्या है, आपका ई गवर्नेंस जो आता है, यानी घर बैठे बैठे आपको काफ़ी ज़्यादा सेवाएं मिल जाती है। आप आज के दिन में घर बैठे बैठे अपने जितने प्रमाण पत्र हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, राशन कार्ड, आपका आयुष्मान कार्ड, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे बना सकते हो। सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में आपका कंप्यूटर है जो प्रिडिक्शन कर सकता है, आपको बता सकता है, स्टिमुलेशन कर सकता है कि इस चीज़ का आगे भविष्य में इस तरीके से नुकसान हो सकता है। उसके अलावा सीसीटीवी का इस्तेमाल करना, आपका रडार सिस्टम हो गया, एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, ये सारे कंप्यूटर के थ्रू ही काम करते हैं। कॉमर्स में जितने भी बैंक्स हैं ये सारे हैं, वो कॉमर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका जीएसटी हो गया, वैट हो गया, टैली हो गया, ये सैप हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके हेल्प से हम ये सारे काम करते हैं। जीएसटी कैलकुलेट करना, बिल जनरेट करना, ये सारा काम कंप्यूटर से होता है। इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन, आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप देखोगे आगे सीएनसी मशीन का इस्तेमाल होगा,
तो सीएनसी मशीन क्या है, आपको बस डिज़ाइन उसमें डाल देना है और वो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चीज़ें बना के दे देंगी। अगर सैया में भी आपकी सीएनसी मशीन लगी है, नीचे आप देखेंगे वहाँ पे सीएनसी मशीन है, आपको बस उसका डिज़ाइन बता देना है और उस अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो आपको डिज़ाइन बना के दे देगा। मेडिकल की फील्ड में आपके लेप्रोस्कोपी आ गई है। अब आप कंप्यूटर की स्क्रीन में देख के ऑपरेशन कर सकते हो। दाविंची आ गया है, आपका रोबोटिक सर्जरी आ गई है। उसके अलावा सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ आपका किससे हो रहा है, कंप्यूटर के रूप में हो रहा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस देख ही लिया था हमने। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है, माउस आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में इतना ही करते हैं। ये जो नोट्स है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आप सबका दिन शुभ रहे।